अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, लेट अस टॉक टू अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इस बात को समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों मुतारफ करवाया गया। अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मुकम्मल डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ बुनियादी चीज़ों को देख लेते हैं, वही चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ ले जाएंगी। जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम एलिमेंट ये बाई कोवैलेंसी शो करता है। अपने कंपाउंड में इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। इसी तरह जब हम बोरोन की बात करते हैं ये अपने कंपाउंड में ट्राई वैलेंसी शो करता है, तब हम इसको ट्राई कोवैलेंट कहेंगे। ये ट्राई कोवैलेंसी शो करता है। और कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने कंपाउंड में टेट्रा कोवैलेंसी शो करते हैं। अब बेरिलियम की जो बाई कोवैलेंसी है, बोरोन की ट्राई कोवैलेंसी है, कार्बन की टेट्रा कोवैलेंसी है, ये कैसे आ जाती है या ये किस तरह ये अपनी वैलेंसी शो करते हैं। अगर हम इनके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की बात करते हैं तो बेरिलियम के पास जो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं, 0 होते हैं। और बोरोन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होता है। और कार्बन के पास टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये साबित होता है कि बेरिलियम कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा। और बोरोन अगर कंपाउंड बनाएगा तो वहां पे 1 वैलेंसी शो करेगा, और कार्बन अगर कंपाउंड बनाएगा तो वहां पे 2 वैलेंसी शो करेगा। लेकिन हमने ऑब्जर्व ये किया है कि बेरिलियम अपने कंपाउंड में बाई कोवैलेंसी शो करता है, और बोरोन अपने ही कंपाउंड में ट्राई कोवैलेंसी शो करता है, और कार्बन अपने कंपाउंड में टेट्रा कोवैलेंसी शो करता है। ये वैलेंसी क्यों आ जाती है, हम पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं इन तीनों की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो 2s2 और 2p0, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2s2 है। और 2px, 2py, इसी तरह 2pz है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 0, इसके पास भी। इससे ये पता चल रहा है कि इसके पास टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 0 है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो टोटल बेरिलियम के पास 0 है। हम अब बोरोन को देख लेते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसके वैलेंस शेल कन्फिगरेशन को 2s2, p में 1 आ जाएगा, और 2s2, 2px, 2py, इसी तरह 2pz। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 0 है, ये भी 0। यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हम कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 है, और इसकी कन्फिगरेशंस को हम देख लेते हैं। 2s2, p में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये कन्फिगरेशन शो कर रहा है 2s2, 2px, 2py, और इसके साथ 2pz। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये 0। इसके पास टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इन कन्फिगरेशन पर, इनके ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन पर नजर डालें, जिसमें ये नजर आ रहा है कि बेरिलियम के पास टोटल 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास कोई भी यानी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, टोटल 0 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि बेरिलियम एटम कोई भी कंपाउंड बनाने के काबिल नहीं है। इसी तरह बोरोन के पास टोटल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, इसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि इसको BCl, BF, BH वगैरह जैसे कंपाउंड बनाने चाहिए। बोरोन की जो वैलेंसी है ग्राउंड स्टेट में वो 1 है। बोरोन की वैलेंसी है 1, तो इसका मतलब यह है कि इसको BH जैसा कंपाउंड बनाना चाहिए, बोरोन हाइड्राइड, BCl जैसा कंपाउंड बनाना चाहिए, और BF वगैरह जैसे कंपाउंड बनाने चाहिए। क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 है तो इसको इस जैसे कंपाउंड बनाने चाहिए। और अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की जो वैलेंसी है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है। कार्बन एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बस इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि इस CH2
CF2 और CCl2 जैसे कंपाउंड बनाने चाहिए। कार्बन की अगर हम बात करें, इसके पास टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसको CH2 जैसा कंपाउंड बनाना चाहिए। इसी तरह इसको CCl2 जैसा कंपाउंड बनाना चाहिए और CF2 वगैरह जैसे कंपाउंड बनाने चाहिए। लेकिन सारा कुछ जो ऊपर बयान किया गया है या बयान कर लिया हमने, वो सारा तवक्कात के जो एक्सपेक्टेशंस के उलट है, यानी रिवर्स आ जाता है। हमने ये देखा है कि बेरिलियम अपने ही कंपाउंड में बाइकोवैलेंट होता है। मिसाल के तौर पर जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम अपने ही कंपाउंड में बाइकोवैलेंट होता है। जो देखा गया है वो बेरिलियम बाइकोवैलेंट के तौर पर देखा गया, और इसके जो कंपाउंड होते हैं वो बेरिलियम हाइड्राइड, 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और बेरिलियम फ्लोराइड और इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड एटसेट्रा इस फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो ये तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये तो कोई कंपाउंड बनाने के काबिल है ही नहीं, ये कंपाउंड नहीं बनाएगा। लेकिन जो देखा गया है, बेरिलियम को ऑब्जर्व किया गया, बेरिलियम को हमने देखा है कंपाउंड में इसकी वैलेंसी देखी है, तो ये बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ यानी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब यह है कि बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो 2 है और ये बाइकोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है, यानी इसमें अपनी वैलेंसी 2 शो करता है। इसी तरह जब हम बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन अपने ही कंपाउंड में ट्राइकोवैलेंसी शो करता है। अगर हम बोरोन की बात करते हैं, ये अपने ही कंपाउंड में ट्राई कोवैलेंसी शो करते हैं। इसका मतलब ये कि इसके कंपाउंड्स कुछ ऐसे हैं, ये वाले कंपाउंड हैं BH3, BF3 और BCl3 एटसेट्रा। तो ये साबित कर रहा है कि जब हम बोरोन को इसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से इसको जो कंपाउंड बनाने चाहिए वो BH बनाना चाहिए, BCl बनाना चाहिए और BF बनाना चाहिए। लेकिन जब हम कंपाउंड इसके देख रहे हैं तो कोई भी ऐसा कंपाउंड BH जैसा कंपाउंड कोई भी बोरोन का नहीं है, BCl जैसा कंपाउंड भी कोई नहीं है, और बोरोन फ्लोराइड यानी BF जैसा कंपाउंड भी इसका कोई नहीं है। बोरोन जो कंपाउंड बना रहा है वो BH3 3 हाइड्रोजन के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ और 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये अपनी वैलेंसी अपने कंपाउंड में ट्राई शो करता है, यानी 3 को वैलेंसी शो करते हैं, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। अब जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन अपने ही कंपाउंड में टेट्रा कोवैलेंसी शो करता है। कार्बन की अगर हम बात करते हैं, ये अपने ही कंपाउंड में टेट्रा कोवैलेंसी शो करते हैं, CH4, CF4, CCl4 एटसेट्रा इस जैसे कंपाउंड्स बनाता है ये, जो कि बिल्कुल ऊपर हम पढ़ चुके हैं उसके बिल्कुल उलट है। हम यहाँ पे कन्फिगरेशन देख रहे हैं, कन्फिगरेशन में इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको CH2 जैसा कंपाउंड बनाना चाहिए, लेकिन ये तो CH4 बना रहे हैं। इसको CCl2 जैसा कंपाउंड बनाना चाहिए, लेकिन ये CF4 दे रहा है। इसको CCl2 कंपाउंड बनाते, ये CCl4 दे रहा है, लेकिन इसको CF2 कंपाउंड ये यहाँ पे बनाना चाहिए, लेकिन ये दे कौन सा रहा है, CF4 दे रहा है। जो बिल्कुल ऊपर वाले जो हम डिस्कस कर चुके हैं या ऊपर हम बहस कर चुके हैं उसके बिल्कुल उलट है। अब इनकी बाइकोवैलेंसी, बेरिलियम की बाइकोवैलेंसी, बोरोन की ट्राइकोवैलेंसी और कार्बन की टेट्राकोवैलेंसी को बयान करने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आया। वो नया कॉन्सेप्ट कौन सा आया, वो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को प्रोमोट कर दिया जाता है, एक्साइटेड स्टेट में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले आते हैं, तो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो कि खाली होता है उसकी तरफ चला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से जंप लगाता है, उसको एनर्जी दी जाती है, एनर्जी मिल जाती है। जो एक खाली वैकेंट p ऑर्बिटल होता है या वैकेंट हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है उसकी तरफ चला जाता है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये फर्ज किया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इन एलिमेंट्स को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द एटम्स के मुनासिब ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होने से पहले
यानी बेरिलियम को, बोरोन को और कार्बन को अपने इर्द गिर्द एटम्स के साथ यानी उनके मुनासिब ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होने से पहले बेरिलियम, बोरोन और कार्बन एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा, यानी ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे इन सारों के जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं एक वैकेंट p ऑर्बिटल की तरफ चला जाता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, यानी ये फर्ज किया जाता है कि 2s ऑर्बिटल में मौजूद 2 पेड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर खाली 2p ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ प्रोमोशन हो जाती है। इस हालत में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम एक्साइटेड स्टेट में कहेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। जब हम इनकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, बेरिलियम को हम देखते हैं, ग्राउंड स्टेट में हमने देखा था, अब हम एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं बेरिलियम को, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। 2s2 था तो 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया, किसकी तरफ चला गया, 2p के पास चला गया और ये 1 हुआ। अब इसी को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म है, ऑर्बिटल्स की फॉर्म है, 2s1 है, 2px1 है, 2py और 2pz, इनके पास 0 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि इनके पास जो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब बेरिलियम के पास जो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 अनपेयर्ड है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह जब हम बोरोन को देखते हैं, बोरोन की बात करते हैं, तो बोरोन भी जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले आता है तो उसके 2s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा लेता है और p के पास चले जाते हैं। p के पास ग्राउंड स्टेट में भी पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिटल से जंप लगा रहा है तो टोटल इसके पास 2 हो जाएंगे और ये कुछ ऐसे आ जाएगा कन्फिगरेशन 2s1, 2px, 2py और 2pz। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसके पास 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, ये 0 है, तो इसके पास अब टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। इसी तरह कार्बन को हम देख लेते हैं, तो कार्बन का भी एक 2s में से इलेक्ट्रॉन जंप लगा देता है। ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 थे, पेड फॉर्म है, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा देते हैं और p के पास वहां पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, p के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये 2s में से जंप लगाता है, p के पास आ जाएगा, p के पास अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब p को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3। अब इसकी कन्फिगरेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। इनसे क्या पता चल रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इन एलिमेंट्स के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के आ जाते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरोन के आ जाते हैं और जबकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के आ जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो 2s ऑर्बिटल में मौजूद था वो जंप लगा के चला जाता है p ऑर्बिटल के पास, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से s की एनर्जी कम होती है और p की एनर्जी ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में प्रोमोट कर दिया जाता है तो इसके लिए एनर्जी दरकार होती है। और इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करने के लिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, यहाँ पे p के पास जंप लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोमोट करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, इसको वो एनर्जी बॉन्ड के बनने से खारिज होने वाली एनर्जी से मिल जाती है। यानी इनमें जो बॉन्ड बन जाते हैं, उन बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ चले जाते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कार्बन है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन 2s2, 2px1 है, 2py1 है और 2pz0 है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनना हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज की जाएगी। तो जब यहां से इससे बॉन्ड बनेगा और इससे बॉन्ड बनेगा तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जंप लगा के इस पीजी के पास आ जाएगा। तो जितनी एनर्जी इन्होंने अब्सॉर्ब की है, जो इनसे रिलीज हुए हैं, इन बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हुई तो इन्होंने अब्सॉर्ब कर ली, इस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर ली। ये यहाँ पे आए, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाते हैं तो जब यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनने के लिए यानी जितनी एनर्जी इसने यहाँ पे अब्सॉर्ब की है वो भी रिलीज करेगा और खुद बॉन्ड बनने के दौरान इसको जितनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए वो भी रिलीज कर देगा। यानी जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की है वो भी रिलीज करेगा और इसके अलावा बॉन्ड बनने के लिए जो इसको आम एनर्जी रिलीज करनी थी वो भी रिलीज कर देगा और इससे ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाते हैं। तो जब हम अब इसी कॉन्सेप्ट को कि जो कार्बन की हम देखते हैं या बेरिलियम या बोरॉन या कार्बन, इनकी जो वैलेंसी है अब बाइकोवैलेंसी क्यों आ गई, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर दिया जाता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बोरोन की ट्राइकोवैलेंसी क्यों आ गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर दिया जाता है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और कार्बन की टेट्राकोवैलेंसी क्यों आ गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रोमोट कर दिया जाता है पी की तरफ और टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बॉन्ड बनने के प्रोसेस को देखते हैं कि अब हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बेरिलियम डाइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल में जो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। कैसे, किस चीज के जरिए, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं, ये बात नोट करें, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने से। तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बेरिलियम डाइफ्लोराइड में जो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं उन्हीं 2 सिग्मा बॉन्ड्स को अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ये किस तरह बनते हैं और फिर हम उन्हीं बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे। हमने ये ऊपर देख लिया कि बेरिलियम के एक्साइटेड स्टेट में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। बेरिलियम के हमने देख लिए, बेरिलियम के एक्साइटेड स्टेट में 2s1, 2px1, 2py है और 2pz है। ये 0 है, ये 0, कितने हैं, ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। अब बेरिलियम के ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो एक 2s है और दूसरे का नाम है 2px, ये ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर 2 फ्लोरीन एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। 2 फ्लोरीन एटम है, एक फ्लोरीन एटम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 है, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है। इसके वैलेंस शेल कन्फिगरेशंस की हम बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे है, 2s2 है, 2px, 2py और 2pz। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे हैं और 5 यहाँ पे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। इसको 8 पूरे करने के लिए 1 चाहिए और इसके पास एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो 2 फ्लोरीन आएंगे और एक फ्लोरीन का 2px होगा और दूसरे फ्लोरीन का भी 2px होगा। ये बेरिलियम के एक 2s से ओवरलैप करेगा और दूसरा 2px से ओवरलैप करेगा। और इस तरह जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड कुछ ऐसे बन जाएंगे। इस बेरिलियम का 2s 1 होगा और फ्लोरीन का कौन सा होगा, एक फ्लोरीन का 2px1, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है। इसी तरह फिर दूसरा फ्लोरीन आएगा, सेकंड फ्लोरीन की हम बात कर लेते हैं। फिर बेरिलियम होगा, बेरिलियम का अब ये 2px होगा, 2px1 और फ्लोरीन का जो होगा वो भी दूसरे फ्लोरीन का भी 2px1 होगा। ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये सिग्मा बॉन्ड बने। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड कैसे बन जाते हैं हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 है, 2px1, 2py
और 2pz। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिख रहे हैं? ये फ्लोरीन की है, ये फ्लोरीन एटम के लिए, फ्लोरीन एटम जो 2s2 और 2p5 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये। अब नीचे हम बोरोन को शो कर देते हैं, सॉरी बेरिलियम को शो कर देते हैं। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस शेल कन्फिगरेशन है वो हम लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा जो एक्साइटेड स्टेट में 2s1 है और 2px1 है। ठीक है, ये कौन सा है? ये बेरिलियम है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किस फॉर्म है? एक्साइटेड फॉर्म है, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये बेरिलियम को हम लिख रहे हैं। इसी तरह एक नीचे फ्लोरीन हम एक और लिख देते हैं, एक और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं। 2 फ्लोरीन ऐड करेंगे, 2s2 है, 2px1, इसी तरह 2py2 है और 2pz2 है। अब यहाँ पे हम ये सेकंड फ्लोरीन एटम है, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ये लोन पेयर है, बॉन्ड बनाने में ऐसा नहीं लेगा। ये भी लोन पेयर है, बॉन्ड बनाने में ऐसा नहीं लेगा। ये भी लोन पेयर है, बॉन्ड बनाने में ऐसा नहीं लेगा। ये फ्लोरीन एटम है, सेकंड फ्लोरीन एटम है। और हम यहाँ पे इसकी जो कन्फिगरेशन है 2s2 है और 2p5 है, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये बेरिलियम एटम बॉन्ड बनाएगा, एक इसका 2s1 बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा 2px1 एक फ्लोरीन एटम का और इस बेरिलियम का 2s1 है। और इस बेरिलियम का ये वाला 2px अब बॉन्ड बनाएगा सेकंड फ्लोरीन के साथ, तो इस बेरिलियम का 2px1 आ जाएगा और फ्लोरीन का भी 2px1 आ जाएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अगर हम इस सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये 2s1 है, बेरिलियम एटम का ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन का जो है वो 2px1 है। ये फ्लोरीन एटम के लिए ये सिग्मा बॉन्ड बना है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना है। और सेकंड इस सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम एटम का है 2px1, ये बेरिलियम एटम है का ऑर्बिटल है। और हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का कौन सा आएगा? 2px1 ऑर्बिटल। अब ये फ्लोरीन के लिए तो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गए। लेकिन इन दोनों सिग्मा बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो ये बेरिलियम जो का 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है फ्लोरीन के 2px के साथ, और इसी तरह बेरिलियम का 2px1 ऑर्बिटल ओवरलैप करता है फ्लोरीन के 2px1 के साथ। ये मुशाहिदा किया गया कि चूंकि इलेक्ट्रॉन को 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में प्रोमोट करने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट किया जाता है 2px की तरफ, इसके पास 2s2 थे ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये मुशाहिदा किया गया कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को 2s ऑर्बिटल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप लगेगा 2p ऑर्बिटल के पास, तो प्रोमोट करेंगे, बहुत कम एनर्जी दरकार होती है। ये एनर्जी, ये जो 2 बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बेरिलियम फ्लोरीन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें जो एनर्जी खारिज होती है वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट में, वो जंप लगा देता है किसके पास? px के पास चला जाता है, और इस तरह 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं। लेकिन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, और जबकि ये अब्जॉर्ब बहुत कम करता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोमोट करने के लिए ये एनर्जी बहुत कम ऑब्जॉर्ब करता है, लेकिन बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इस वजह से इसको कोई परेशानी नहीं होती। ये एक बॉन्ड, यहाँ से जो बॉन्ड बन रहे हैं, इन्हीं बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इसको मिल जाती है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2px में ले जाता है और इस तरह ये बॉन्ड बना लेता है। और मतलब जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज की जाती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोमोट करने के लिए बहुत कम एनर्जी दरकार होती है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोमोट कर रहे हैं, ये नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में वो सिग्मा बॉन्ड वाली एनर्जी भी रिलीज करेगा, और जितनी एनर्जी इसने यहां से अब्जॉर्ब की थी इसमें लाने के लिए, वो एनर्जी भी रिलीज कर देगा। यानी अब्जॉर्ब एनर्जी भी एंड पे रिलीज करेगा और सिग्मा बॉन्ड वाली एनर्जी भी रिलीज करेगा।
तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड जो मॉलिक्यूल बन जाता है, इसकी हम बात करते हैं, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। हम इस बेरिलियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये ऐसे बना है, ये फ्लोरीन है, इसी तरह यहां पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ने एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया है बेरिलियम के साथ, यहां पे फ्लोरीन है, ये आगे यहां पर ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है। इस तरह ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल ये बना हुआ है। लेकिन जब हम बेरिलियम डाइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ये एनर्जी के लिहाज से एक पायदार मॉलिक्यूल है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल है एनर्जी के लिहाज से। अब लेकिन जब हम इनके बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, जब हम बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, जो बॉन्ड बने, एक बॉन्ड बना है बेरिलियम का 2s है और फ्लोरीन का 2px, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, और सेकंड बॉन्ड बेरिलियम का 2px है और फ्लोरीन का भी 2px है। इन दोनों बॉन्ड को हम डिस्कस करते हैं, तब रिजल्ट कुछ और निकल रहा होता है, तब मतलब एनर्जी के लिहाज से तब रिजल्ट कुछ और हम देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम 2s है और फ्लोरीन 2px बॉन्ड बना है, तो और बेरिलियम का 2px और फ्लोरीन का भी 2px, इस तरह दो बॉन्ड बन रहे हैं। अब 2s की एनर्जी कम होती है और 2px की एनर्जी ऑर्बिटल में ज्यादा होती है। ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे कम एनर्जी सब शेल में s की होती है, उससे ज्यादा एनर्जी p की, उससे ज्यादा एनर्जी d की, और सबसे ज्यादा एनर्जी f की होती है। तो 2s और 2px की एनर्जी बहुत ज्यादा और मुख्तलिफ है। इस तरह फिर जो बेरिलियम 2s और फ्लोरीन 2px बॉन्ड बन रहा है, और बेरिलियम 2px और फ्लोरीन 2px की जो एनर्जी होगी और इनकी जो पायदारी होगी, इनकी जो मजबूती होगी और बॉन्ड लेंथ होंगे, ये भी मुख्तलिफ होने चाहिए। s और px ओवरलैप करेंगे, इसमें एक की एनर्जी कम है और दूसरे की एनर्जी ज्यादा है, इसमें px है, इसमें py है, तो दोनों की एनर्जी समझ लो कंपेरेबल है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये वाला बॉन्ड एक की एनर्जी कम है, एक की ज्यादा है। ये वाला बॉन्ड px वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए, अनस्टेबल कुछ होना चाहिए, और s और px वाला बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए। क्यों, इसकी क्या वजह है, क्योंकि s की एनर्जी कम है और p की एनर्जी क्या है, वो ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे दोनों एनर्जी इनके मुकाबले में इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो भी कुछ ज्यादा कुछ चेंज होगी, मुख्तलिफ होगी, और एनर्जी भी इनकी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, और इसके अलावा स्टेबिलिटी भी मुख्तलिफ होगी। तो जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी में फर्क की वजह से दोनों बॉन्ड्स की लेंथ भी मुख्तलिफ होगी। ये तजुर्बाती जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। चूंकि एक्सपेरिमेंट से ये पता चला जाता है या ये पता चला है कि बेरिलियम डाइफ्लोराइड में जो दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी होती है वो बराबर होती है, और दोनों बॉन्ड्स की लंबाई भी, लेंथ भी, बॉन्ड लेंथ भी बराबर है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड को जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इनके बॉन्ड्स को देखा गया, तो इनकी एनर्जी भी बराबर देखी गई है, बराबर होती है एनर्जी, और इनकी बॉन्ड लेंथ भी बराबर होती है। फिर ये किस तरह बयान किया जाएगा कि दोनों बॉन्ड्स की लंबाई बराबर है, दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी बराबर है। जब हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के जरिए बॉन्ड बनने के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो उसमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो जब कम एनर्जी वाले और ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो इस तरह जो बहुत से बॉन्ड बनेंगे, जिस तरह यहाँ पे दो बॉन्ड है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, एक की एनर्जी लोअर एनर्जी होगी और दूसरे की एनर्जी क्या होगी, हायर एनर्जी होगी। अब एक बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है और दूसरे बॉन्ड की एनर्जी कम है, तो वैसे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। एक बॉन्ड अनस्टेबल है, दूसरा बॉन्ड स्टेबल है, तो ऐसे पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। अब जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा गया, एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा इसको, तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड के जो दोनों बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, दोनों की एनर्जी भी सेम होती है, एनर्जी सेम है, दोनों के लिए बॉन्ड लेंथ भी सेम है, और इनकी स्टेबिलिटी भी सेम है।
तो अब इनकी स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ ये सारी चीजें किस तरह सेम आ गई, कैसे, ये कैसे पता चला जाएगा कि एनर्जी भी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है और स्टेबिलिटी भी सेम है। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल में जो दोनों बॉन्ड्स की लंबाई को बराबर बयान करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया गया। यानी अब यहाँ पे बेरिलियम डाइफ्लोराइड को हम देख रहे हैं, दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी मुख्तलिफ है जो हमने देखा है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा एनर्जी सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है, स्टेबिलिटी सेम है। तो अब इसी एनर्जी सेम, बॉन्ड लेंथ सेम, स्टेबिलिटी सेम, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया कि दोनों बॉन्ड्स की लंबाई बराबर है, दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी सेम है, दोनों बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी सेम है। एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया, उस कॉन्सेप्ट को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फाज में इसको समझ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे बेरिलियम डाइफ्लोराइड के जो ऑर्बिटल हैं या बेरिलियम के जो ऑर्बिटल हैं S और P, ये बॉन्ड बनाने से, ओवरलैप होने से पहले क्या करते हैं, अपने ही दोनों ऑर्बिटल को मिक्स कर देते हैं। और ऑर्बिटल का मिक्स होना ही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जितने ऑर्बिटल मिक्स किए जाएंगे उतने ही नए ऑर्बिटल पैदा होंगे, उतने ही नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 2 ही नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। इन दोनों जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए उन तमाम की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तमाम की शेप भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, इनकी शेप भी मुख्तलिफ होती है, इनकी एनर्जी भी मुख्तलिफ होती है। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड भी कुछ स्टेबल होंगे मॉलिक्यूल में और कुछ अनस्टेबल होंगे। तो सारे बॉन्ड्स की जो स्टेबिलिटी होगी, सारे बॉन्ड्स की जो एनर्जी होगी, सारे बॉन्ड्स की जो लेंथ होगी एक मॉलिक्यूल में, वो सेम नहीं होगी अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया, उस कॉन्सेप्ट को हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आगे हमें समझाता है, आगे हमें कॉन्सेप्ट दे रहा है कि किस तरह बॉन्ड्स की एनर्जी सेम होती है, किस तरह बॉन्ड्स की लेंथ सेम है, किस तरह बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी सेम है, किस तरह बॉन्ड्स की शेप सेम है, और जिससे मॉलिक्यूल्स बनेगा वो मॉलिक्यूल्स भी क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।